So hey guys, very warm welcome to all of you. This is SK Kataria and welcome again on Sky Educare। एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके थर्ड ग्रेड में आएगा। टॉपिक का नाम है सूचना तकनीकी। सिलेबस की कटिंग दिखा देता हूं। 6 नंबर का पॉइंट है सूचना तकनीकी, 10 अंक का है। यदि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 10 अंक पक्के, आपके 10 अंक जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है और आज के वीडियो में आपके काफी क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे। टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और समाज पर उस पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है ना। तो हम आज जो क्वेश्चन लाए हैं ये आपकी कक्षा 9 की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है और इसमें प्रत्येक यूनिट के एंड में जो प्रश्न दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूं वीडियो में। और बहुत ही गजब के क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस में से निश्चित रूप से काफी क्वेश्चंस, हो सकता है कि पूरे 5 के 5 या 4 या 3 प्रश्न आपको कंफर्म इसमें से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली सीरीज में भी हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें कक्षा 9 की जो बुक है इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए हैं। करीब 60 क्वेश्चन है इसमें, 60 प्रश्न इसमें हैं, ठीक है ना। 60 प्रश्न एमसीक्यूज टाइप थे, वो सारे इसमें ले लिए हैं। इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चंस थे जो अति लघुतरात्मक वगैरह टाइप के, तो वो हम बाद में अगले वीडियोस में देखेंगे। तो बुक का नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी पीडीएफ। लेकिन ये मैं कब मिलेंगे और कैसे आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड ग्रेड की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्काई एजुकेयर, इसको आप डाउनलोड कर लो। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा न्यूनतम कॉस्ट में। मात्र 200-300 रुपए में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जैसे ही आपको नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति का नाम आपको बताना है। यानी कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाती है। क्या वो सीपीयू है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है? क्या वो सीयू है? क्या वो इनपुट यूनिट है? क्या वो आउटपुट यूनिट है? तो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तो प्रोसेसिंग का काम करता है, तो ये नहीं है। सीयू भी नहीं है। आउटपुट यूनिट से तो डाटा बाहर आता है, ये भी नहीं है। तो इनपुट से डाटा एंट्री होती है कंप्यूटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनपुट यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। प्रोग्राम कहते हैं, या उसको डाटा कहते हैं, या सूचनाएं कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं। तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होकर के उपरोक्त सभी कर देंगे, लेकिन ये आंसर गलत होगा। वो डाटा भी नहीं है क्योंकि विशिष्ट भाषाओं का नाम यहां पर लिखा गया है और विशिष्ट भाषाओं में कंप्यूटर के प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए, प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें आप देख व छू सकते हैं वो कहलाते हैं, वो आपको बताने हैं। यानी कि कंप्यूटर के ऐसे भौतिक भाग जिनको आप देख सकते हैं और छू भी सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? क्या वो हार्डवेयर कहलाते हैं? क्या वो प्रोग्राम कहलाते हैं? या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। वो जो भौतिक भाग हैं, वो उपकरण जो हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और डिटेल में आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको करेक्ट जानकारी एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। 1 बाइट में होता है, 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं ये आपको बताना है। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट? तो इसमें होती हैं 8 बिट, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि कई बार इस प्रश्न को अलग प्रकार से पूछ लेते हैं। तो याद रख लेना, 1 बिट का मान कितना होता है? या तो 1 या फिर 0।
ठीक है ना। सिंगल बाइनरी डिजिट है ये। सिंगल बाइनरी डिजिट क्या है? एक बिट। और एक बाइट, ये देखो प्रश्न क्या है? बाइट। एक बाइट में इस प्रकार की 8 बिट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये तो अपना प्रश्न में क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, 1 केबी यानी कि किलो बाइट। 1 किलो बाइट, आप बोलते हो ना कि कितनी केबी की फाइल है, कितनी एमबी की फाइल है, उसको समझते हैं। 1 केबी में, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, यानी कि एक बाइट में होती हैं 8 बिट्स। तो इस प्रकार की 8 बिट्स वाली 1024 बाइट होंगी, तब जाकर के आपका 1 केबी यानी कि किलो बाइट होगा। इसके बाद में किलो बाइट से बड़ी इकाई जो होती है वो होती है मेगाबाइट, जिसको आप एमबी बोलते हो कि ये वाला वीडियो इतने एमबी का है, ठीक है ना। आपकी इंटरनेट की स्पीड भी एमबी में आप नापते हो। तो 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं 1024 किलो बाइट, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी, यानी कि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। और 1024 एमबी मिलकर के 1 जीबी को बनाते हैं। उसी प्रकार 1024 जीबी मिलकर के 1 टीबी को बनाएंगे, यानी कि 1 टेराबाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चार्ट आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और जाते हैं माउस। माउस आप सभी जानते हैं। तो आपका जो माउस है वो इनपुट उपकरण है या आउटपुट उपकरण है या संग्रहण उपकरण है या उक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनपुट जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा जाता है, ठीक है। आउटपुट जिसके द्वारा कंप्यूटर से डाटा बाहर निकलता है, यानी कंप्यूटर में जाएगा। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, तो एक के द्वारा तो डेटा जाएगा और दूसरे के द्वारा डेटा बाहर आएगा। तो इनपुट उपकरण वो है जिसके द्वारा एंटर होते हैं डाटा, और आउटपुट उपकरण वो है जिसके द्वारा कंप्यूटर वापस रिजल्ट शो करता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? माउस क्या है? इनपुट उपकरण है या आउटपुट उपकरण है या संग्रहण उपकरण है? संग्रहण का मतलब स्टोर करने वाला, मेमोरी उपकरण, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से अब आपके आंसर समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा भेजता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। तो क्या हो गया? इनपुट उपकरण हो गया। क्या होगा आंसर? इनपुट उपकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइपमेटिक की दर होती है, टाइपमेटिक की दर बतानी है। 20 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड, 5 बार प्रति सेकंड या 1 बार प्रति सेकंड। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 10 बार प्रति सेकंड। टाइपमेटिक की दर जो है वो 10 बार प्रति सेकंड की होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। मान लीजिए कोई पेपर है और उस पेपर पर प्रिंटर के द्वारा कोई आउटपुट छपा हुआ है, तो ये आउटपुट क्या कहलाता है? ये आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म या फिर फ्लॉपी? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड कॉपी, ठीक है ना। प्रिंट किया हुआ जो कागज है जिसको आप फोटोकॉपी निकलवाते हो एक तरह से, या फिर आप डायरेक्ट टाइप करके कॉपी निकलवाते हो, ये हार्ड कॉपी कहलाती है। और जब वो कॉपी आपके कंप्यूटर में है, जब तक आपने निकलवाई नहीं है, तब तक वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। माइक्रोफिल्म अलग चीज होती है, फ्लॉपी अलग चीज होती है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग उपकरण है, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर क्या लेपित रहता है यह आपको बताना है। कैल्शियम पदार्थ या फिर फास्फोरस पदार्थ या फिर क्रिस्टल पदार्थ या फिर आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर समझ लीजिए, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, फास्फोरस पदार्थ, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सीआरटी है क्या? सर ये सीआरटी तो आपने बता दिया, ये है क्या? तो इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। देखो, सीआरटी एक डिस्प्ले की स्क्रीन होती है जो वीडियो सिग्नल्स के रूप में इमेजेस बनाता है। यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जो इमेजेस को डिस्प्ले करती है। जब इलेक्ट्रॉनिक बीम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक किरणें फास्फोरस सतह पर हमला करती हैं तो चित्र बन जाता है। तो इस प्रकार की जो डिस्प्ले स्क्रीन जो है, जिसमें जो मटेरियल यूज होता है फास्फोरस पदार्थ, वो आपकी सीआरटी होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है, यानी कि प्रिंटिंग कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो उसकी एक ऐसी तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीकी के समान होती है, वो
क्या है? ऑप्शन ए टाइपमेटिक प्रिंटिंग, इंपैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग या फिर लेजर प्रिंटिंग। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बता दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा इंपैक्ट प्रिंटिंग, ठीक है ना। इंपैक्ट प्रिंटिंग, इंपैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग, ये दोनों मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। देखिए ये है इंपैक्ट प्रिंटिंग और ये है नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग। यानी कि ये वाली जो मशीन है ना, ये आपकी टाइपराइटर तकनीकी के आधार पर कार्य करती है और ये नॉन इंपैक्ट है, इस पे इमेज या ग्राफिक्स वगैरह टाइप होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा रेलवे की टिकट इत्यादि या फिर आपकी मार्कशीट वगैरह ये जो प्रिंट होती है, ये इस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंट होती है, जबकि आपकी फोटो या तस्वीर वगैरह जो प्रिंट होती है वो इस प्रकार के प्रिंटर से, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से प्रिंट होती है। तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या करता है, जो टाइपराइटर होता है, जिस प्रकार से हाथ से टाइप करने वाली जो मशीन होती है ना, अब जो पहले पुराने प्रकार की कोर्ट में मशीन होती थी एक, जिसमें आप जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बनाने के लिए जाते थे, तो ठीक उस प्रकार की सी कुछ प्रिंटिंग इसकी आती है। इसको इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्टोरेज का माध्यम क्या है? हार्ड डिस्क, मेमोरी, सीडी रोम या फिर चुंबकीय टैप। तो प्राइमरी जो संग्रहण यूनिट जो है या उसका माध्यम जो है वो मेमोरी होता है, मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी। चलिए, प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक किसमें होता है? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में, सीडी रोम में। यानी कि एक ऐसी तकनीकी है जो प्रकाश की तकनीकी का यूज करते हुए किरणों के माध्यम से उसमें स्टोरेज किया जाता है, वो क्या है? तो ये आपकी सीडी रोम होगा, सीडी, डीवीडी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रो फ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता कितनी होती है? माइक्रो यानी जो छोटी से छोटी फ्लोपी होती है उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.44 MB। क्या होगा राइट आंसर? 1.44 MB। चलिए अगला प्रश्न, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम क्या है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या उक्त में से कोई नहीं। ये केबलों के प्रकार हैं, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो तरीका है ना, आजकल तो क्या है ऑप्टिकल फाइबर काम में आने लग गई, लेकिन जो पुराना जो तरीका है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल आती थी। ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती थी, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। देखो इस प्रकार की केबल आती थी, इस प्रकार की इंटरनेट की लैन केबल लगा के आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे पहले भी, आज भी ये काम में आती है बहुत सारी। ये जो केबल्स होती हैं ये दो दो कलर की वायर आपस में लिपटे हुए होते हैं। यानी कि जैसे ग्रीन यहाँ पे 2 वायर आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लू भी 2 आ रहे हैं, रेड भी 2 आ रहे हैं, व्हाइट भी 2 आ रहे हैं। इस प्रकार से 2-2 के पेयर में ये लपटी हुई रहती है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसके आगे ये कनेक्टर होता है जिसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, RJ45 45, ठीक है ना, कनेक्टर से जुड़ी हुई होती है ये। इसको कई बार RJ45 केबल भी हम कह देते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल नाम होता है इसका, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, वैन, WAN का अर्थ क्या है? वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, सॉरी माफ चाहूंगा। और तीसरा है वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है वैन का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन द। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? यानी यहां पर कुछ संचार माध्यम दिए गए हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये भी केबल है, ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या सेल्यूलर फोन। कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे जो तेज है वो है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, आजकल ऑप्टिकल फाइबर से ही सारे कार्य होते हैं। ऑप्शन स या ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अभी मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल की फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना।
चलो प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता? देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल ये धातु के तार से बनी हुई होती है। कोएक्सियल केबल ये भी धातु के तार से बनी हुई होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोई भी धातु का तार नहीं होता, इसमें एक ग्लास होता है, एक कांच की नली होती है, और उस कांच की नली से इंटरनेट तरंगों के रूप में, रेखा की किरणों के रूप में चलता है, प्रकाश की किरणों के रूप में। ठीक है ना? तो सबसे प्रश्न क्या था, कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं बना है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। देखो ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसमें कई सारी लेयर होती हैं, लेकिन जो मुख्य लेयर है इसमें एक येलो कलर की लास्ट में एक एक वायर आता है। इस येलो कलर की जो पाइप है इसके अंदर एक ग्लास की एक पाइप जैसी होती है कुछ, और उस ग्लास की नली के अंदर से प्रकाश की किरणों के माध्यम से आपका इंटरनेट जो है वो आता है। और ये सबसे फास्ट तरीका है, इसमें कोई भी धातु का तार नहीं होता। और आज के समय की ये जो केबल है ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आपको जितनी भी ऑनलाइन क्लासें, डिजिटल क्लासें आज आप देखते हो, ये सारी इसी केबल के कनेक्शन के माध्यम से होती हैं। ठीक है ना? इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी होती है, 300-400 एमबीपीएस के आसपास इसकी स्पीड होती है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल मैंने अभी आपको दिखाई है। तो ये जो केबल है इसमें कई सारे लेयर होते हैं। जैसे ये एक पीले कलर की जो पाइप जैसी है जिसके अंदर कांच की एक नली होती है, ये हो गई। इसके ऊपर फिर इसकी सुरक्षा के लिए कुछ लेयर होती हैं, ठीक है, ताकि ये टूटे ना, ये सुरक्षित रहे। तो इसके ऊपर एक केबल की कोर चढ़ी हुई होती है, ठीक है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? योक कहते हैं, उसको क्लेड कहते हैं, उसको केप कहते हैं, या पाइप कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्लेड। मैं एक बार फिर से आपको फोटो दिखाता हूं। देखो, ये देखिए क्लेडिंग यहां पर है ना, ये एक परत जो चढ़ी हुई है इसको क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? संचरण का मतलब प्रसारित, कम्युनिकेशन के लिए जो प्रसारण होता है, प्रसारण संचरण एक ही बात है, प्रसारण मान लीजिए इसको आप। तो किस प्रकार के प्रसारण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? रेडियो लिंक संचरण में, माइक्रोवेव संचरण में, इंफ्रारेड संचरण में, या फिर उपग्रह संचरण में? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो लिंक संचरण में। ठीक है ना? इस प्रकार के संचरण में जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में जाती हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो न्यूनतम उपग्रहों की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर संकेत प्रेषित करने के लिए 3 उपग्रह काफी हैं। ठीक है ना? 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, कंप्यूटर से वायरलेस माउस कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लूटूथ का। बिना वायर का अगर आपको कीबोर्ड या माउस जोड़ना है तो आप ब्लूटूथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? सीधा ही राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहेंगे? नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे केवल एक ऑफिस के 10-20 कंप्यूटर को जोड़ लेना और आपस में ही कोई फाइल वगैरह डेटा शेयर करना है, तो वो भी एक नेटवर्क है। और दूसरा नेटवर्क मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके घर तक मेरी आवाज़ आ रही है, ये एक अलग प्रकार का नेटवर्क है। एक नेटवर्क इंडिया से अमेरिका को जोड़ता है। तो ये सभी नेटवर्क के अलग अलग प्रकार हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, मैन कहते हैं, वैन कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसको कहते हैं लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। याद कर लेना, लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये यहां पर एक पीसी है, यहां पर दूसरा पीसी है, यहां पर थर्ड पीसी, ये फोर्थ पीसी, और ये प्रिंटर जुड़ा हुआ है, और ये 5वां पीसी। यहां पर एक राउटर लगाया हुआ है और यहां से सब में लैन केबल लगी हुई है। इस लैन केबल से सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है लैन केबल, मैन, वैन या फिर इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डी, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट अंतरजाल है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है ये।
इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाले समूह हैं कहलाता है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? W3C। यहां पर W3 का मतलब है WWW और C, ठीक है ना। फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा, पहले आंसर बताओ। ऑप्शन बी TCP, IP या फिर HTTP। इंटरनेट के लिए मानक कौन तय करता है बताओ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए, ठीक है ना। कई सारे लोग ये करके आएंगे, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्यों है ये, मैं इसका कारण बता देता हूं। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने के लिए अनुसंधान करने वाला समूह है WWW, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कहते हैं, ठीक है ना, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम मीन्स सी और WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम बताइए। कौन सा इंटरनेट नेटवर्क सबसे पहले स्थापित किया गया था? NSFNET, ARPANET, NICNET या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि NSFNet, ARPANET, NICNet या फिर कोई नहीं। तो ARPANET जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा राइट आंसर? ARPANET। देखिए इसके बारे में कुछ बातें हम और पढ़ लेते हैं। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की थी। इस नेटवर्क को ARPANET नाम दिया गया था, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान कौन कौन से हैं बताओ? जहां जहां पर आपको वाईफाई मिल जाता है, जहां से बैठ करके आप बिना रिचार्ज किए भी वाईफाई को ऑन करके इंटरनेट चला सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट्स, उक्त सभी जगह मिल जाता है आजकल, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन सभी जगह वाईफाई के हॉटस्पॉट उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, ब्राउजर या उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर पर जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो है ब्राउजर, जिसमें आप सबसे ज्यादा जो यूज करते हो गूगल क्रोम, ठीक है ना। तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? अभी जो प्रश्न आया कि इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं हमें पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं ब्राउजर, तो निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर, ये तो ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, ठीक है ना। और जो गूगल क्रोम है वो गूगल का है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। फेसबुक, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये नहीं है ब्राउजर। तो नहीं वाला ही पूछा है, तो फिर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी, फेसबुक। अगला प्रश्न, .com से तात्पर्य है? कॉम यानी कि कॉमर्स होता है, ठीक है ना। तो .com सभी वेबसाइटों के आगे लगा हुआ आता है, जैसे कि www, .sky, स्काई एजुकेयर, EDUCARE, skyeducare.com। तो ये .com जो है ये कॉमर्स के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अपनी जो वेबसाइट है वो skyeducare.com है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन भी स्काई एजुकेयर के नाम से है, इसमें .com की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉम यानी व्यापार होता है, तो वाणिज्यिक संस्था है, ठीक है ना। इंटरनेट ऑपरेटिंग करने वाली संस्था नहीं है, गलत ऑप्शन है। शैक्षणिक संस्था भी नहीं है, सरकारी संस्था भी नहीं है। .com एक वाणिज्यिक संस्था है। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ईमेल है, डायरेक्ट बता देता हूं, ईमेल है। अगला प्रश्न, ईमेल, ठीक है ना। अपलोड करना सबसे ज्यादा कौन काम में लेता है? सबसे ज्यादा तो ईमेल करने का काम ही आता है ना। अगला प्रश्न, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद कहां जाता है? सभी जानते हैं, रिसाइकल बिन में जाता है। बहुत आसान प्रश्न था। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम बताओ। MS पेंट BMP होगा, ठीक है ना, याद कर लेना। डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए DOC, फोटो के लिए JPG और जो आपकी XLS ये एक्सेल फाइल के लिए होता है। BMP आपके
पावर पेंट के लिए होता है। तो ये वाले भी आप याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो बीएमपी ये तो जो पेंट, जो आप पेंटिंग करते हैं उसकी फाइल का एक्सटेंशन है। डीओसी डॉक्यूमेंट की फाइल का है, जैसे एमएस वर्ड इत्यादि। और जेपीजी आपकी पिक्चर, फोटो, ठीक है ना, फोटो के लिए है। और एक्सएलएस आपकी एक्सेल डाटा एंट्री वाले जो होती है सीट, एक्सेल सीट आप जानते होंगे, इस प्रकार से कॉलम्स बने होते हैं इस प्रकार से, उसके लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? पॉइंटिंग जिससे पॉइंट बनता हो इस प्रकार का, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग कीबोर्ड नहीं है, नहीं कीबोर्ड नहीं है, माउस है, ठीक है ना, माउस होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी, माउस। अगला प्रश्न, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कंप्यूटर की संरचना की नहीं, गलत ऑप्शन। फाइल व फोल्डरों की ये की जा सकती है, डिलीट की गई फाइलों व फोल्डरों की नहीं, कंप्यूटर की स्मृति नहीं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, फाइल व फोल्डरों की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? मेन्यू बार में होता है। राइट आंसर क्या होगा? मेन्यू बार, ठीक है। टास्क बार कौन सी होती है? कंप्यूटर में जो नीचे की पट्टी होती है, जिसमें यहां पे इंटरनेट का सिंबल होता है, बैटरी चार्ज हो रही होती है, डेट वगैरह होती है, और यहाँ पे जो आपका विंडोज का एक सिंबल बना हुआ होता है इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या है? ये टास्क बार है, टास्क बार, टास्क बार, ठीक है ना, ये याद रखना। तो मेन्यू बार टास्क बार में नहीं होता है, टाइटल बार में भी नहीं होता है, उपरोक्त सभी में भी नहीं होता है, मेन्यू बार में ही होता है केवल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? शट डाउन कहते हैं, सभी जानते हैं। स्विच ऑफ नहीं कहते हैं, मोबाइल होता है स्विच ऑफ। रीस्टार्ट तो रीस्टार्ट करते हैं तो काम में आता है। ए व ब दोनों, ए व शट डाउन और रीस्टार्ट नहीं, केवल शट डाउन कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होती है इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डोस है या विंडोज है या विंडोज XP है? ये नहीं है, डोस नहीं है, तो विंडोज भी है और XP भी है, तो ब और द, ब और स है सही, तो राइट आंसर हो जाएगा द, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? MS वर्ड, पावर पॉइंट, इस तरह का प्रोसेसर कौन सा वो बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है ही है, वर्ड स्टार्ट ये भी सही बात है, वर्ड परफेक्ट, ये तीनों के तीनों वर्ड प्रोसेसर हैं, ठीक है ना। वर्ड को प्रोसेस करते हैं, अक्षरों को प्रोसेस करते हैं, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर में अक्षरों का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, यह भी सही बात है। शब्दों की स्पेलिंग जांच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न था। अगला प्रश्न, रूलर, रूलर क्या होता है? जैसे मान लो आपका, चलो पहले आप प्रश्न को देख लो। रूलर काम आती है अक्षरों को गहरा करने के लिए नहीं, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए, हाँ ये बात सही है, पेज को आगे पीछे करने के लिए नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, केवल ऑप्शन बी, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूं रूलर कैसे काम करता है। देखो, जैसे मान लो ये आपकी कंप्यूटर की, अरे यार लाइन सीधी चल, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है मान लो, और ये उसमें एक पेज आपने खोला है, ठीक है ना। तो रूलर लाइन यहां पे स्केल टाइप का एक बना हुआ होता है, ठीक है ना, इस तरह से इधर भी बना होता है, तो ये रूलर, इसको बोलते हैं रूलर। ये जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर, ठीक है, याद रख लेना। पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए रूलर काम में आता है, पता लग जाए कि कितना सेंटीमीटर या कितना इंच इधर उधर करना है। हेडर के लिए स्थान होता है पेज में सबसे ऊपर, पेज के मध्य में, गलत ऑप्शन। पेज के ऊपरी हिस्से पर, सही ऑप्शन। पेज के निचले हिस्से पर नहीं, इसको बॉटम कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पेज के ऊपर ऊपर जो होता है उसको हेडर कहते हैं, जहां पर हेडिंग लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। पेज की आकृति हो सकती है, पोर्ट्रेट हो सकती है बिल्कुल, लैंडस्केप बिल्कुल हो सकती है, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी भी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट्रेट यानी कि पेज खड़ा भी हो सकता है, ये मान लो एक पेज है, ये इस तरह से खड़ा हो सकता है या इस तरह से ये भी हो सकता है। तो एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, ठीक है ना।
चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हो हेतु उपयोगी है। एक्सेल नहीं, एक्सेस और एक्सेल नहीं, दोनों नहीं, पावर पॉइंट। बिल्कुल चित्रात्मक, यानी कि आप ग्राफिक के साथ में प्रस्तुतिकरण कर सकते हो तो वो पावर पॉइंट है। इस समय आप जो वीडियो में देख रहे हो ये पावर पॉइंट है, क्योंकि देखो यहां पर भी चित्रात्मक प्रस्तुति है, ये पावर पॉइंट है, पीपीटी, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है ना। इसको शॉर्ट्स में आप पीपीटी भी बोल सकते हैं, पावर पॉइंट को लोग पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु ब्लैंक प्रेजेंटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, टेम्पलेट का भी कर सकते हैं, ए व ब दोनों का, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यानी कि ये एक, कोई कहते हैं ना कि एक फॉर्मेट बता दो जिसमें मुझे लिखना है, तो पूर्व में सेट किया हुआ फॉर्मेट जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, तो वो क्या है, वो ब्लैंक, एक जैसे एक ब्लैंक कागज होता है उसमें केवल लाइन खींची हुई होती है, वो हो सकता है, या फिर टेम्पलेट को बना बनाया टेम्पलेट, यानी कि जिसमें सब कुछ लिखा हुआ हो, केवल नाम वगैरह या कुछ चीजें आपको बदलनी हो, उसको कहते हैं फिक्स्ड टेम्पलेट। तो दोनों ही काम में ले सकते हैं हम बार बार, ठीक है ना। तो पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करना, यानी कि पहले से सेट किए हुए प्रेजेंटेशन की सहायता से दूसरा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन या टेम्पलेट काम में ले सकते हैं। ए व ब दोनों इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश, यानी कि कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं पावर पॉइंट के माध्यम से, और उसमें कितनी स्लाइडें मैंने काम में ली, वो स्लाइड अभी जैसे आपको एक बार में ये एक ही स्लाइड दिख रही है ना, एक ही स्लाइड, लेकिन मैं चाहूं कि आपको, मैं किसी दूसरी स्लाइड में जाना चाहूं तो मैं सारी स्लाइड एक साथ आपको दिखा सकूं, तो उसके लिए एक बटन होता है, वो क्या है, स्लाइड शॉर्टनर है या टेम्पलेट है या स्लाइड शो है या विजार्ड है, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शॉर्टनर। देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, जैसे ये बटन है, इस बटन को दबाते ही ये सारी स्लाइडें शॉर्ट्स में हो गई, इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टनर। ये देखिए मैंने जितनी स्लाइड्स बनाई हैं ये सारी की सारी आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो स्लाइड शॉर्टनर के माध्यम से आप क्या करते हो, किसी भी स्लाइड को देख सकते हो। तो यहां पर एक बटन होता है यहां पर, ठीक है, और इसको वैसे दिखाता हूं, तो मैं एक बार इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूं। इसका राइट आंसर आप नोट कर लो, ठीक है ना। स्लाइड शॉर्टनर को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि अभी अपना पावर पॉइंट ही चल रहा है, तो पावर पॉइंट को तो यूज करके कर ही सकते हैं ना। ये देखो, ये मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो स्लाइड बनाई हुई है यहां पर देखिए, मैं पेन से बता देता हूं आपको लाइन खींच के। ये देखो यहां पर एक बटन है, ये 4 डब्बों वाला, देखो इसके ऊपर मैं जैसे ही मार्कर लेके आया, इसके ऊपर नाम आ गया स्लाइड शॉर्टनर, तो इसको क्लिक करके आप इस प्रकार से शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है ना। चलो तो यही था स्लाइड शॉर्टनर। चलो वापस आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लाइड शॉर्टनर हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है, कहां पर उपलब्ध होता है, फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या उपरोक्त सभी में? नहीं, इसका राइट आंसर होगा एडिट मेन्यू में। जहां से एडिट करते हैं वहां डिलीट का ऑप्शन भी होता है, एडिट मेन्यू में। ई शासन उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है, ई शासन उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा क्या है? ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा या उक्त सभी? ये सारी की सारी हैं उक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम ई शासन है, डिजिटल भारत है, ई बैंकिंग है या ई कैफे? तो नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत की शुरुआत हुई है, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान
कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं? डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र या फिर ई सुविधा। ई मित्र पर सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना, याद रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्पाद और क्रेता के मध्य यानी कि प्रोडक्ट और खरीदने वाले के बीच में, उत्पाद यानी प्रोडक्ट और खरीदने वाले के बीच में मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र या ई वाणिज्य। तो ई वाणिज्य, ई व्यापार, इंटरनेट के द्वारा व्यापार, ठीक है ना। कौन सा साधन ई लर्निंग, इंटरनेट के द्वारा लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो होता है, पुस्तकें नहीं होती। डिजिटल पाठ्य सामग्री, ये होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पुस्तकें नहीं होता वाला पूछा है, पुस्तकें। अगला प्रश्न, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहते हैं हम जिसको, है ना। तो हाँ, यहां पर ऑप्शनों के आधार पर इसका राइट आंसर होगा साहित्यिक चोरी। यानी कोई लेखक है वो साहित्य लिखता है और दूसरा लेखक उस साहित्य की रचना अपने नाम से प्रकाशित करता है, यानी कि एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना को कॉपी पेस्ट करना है या प्रकाशित कर देना, ये क्या है? साहित्य की चोरी है, साहित्यिक चोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, बौद्धिक संपदा होता क्या है? मेरे पास मस्तिष्क में जो भी ज्ञान है उसको मैं कहीं पर भी प्रकाशित करता हूं, वो मेरी बौद्धिक संपदा है, ठीक है ना। तो बौद्धिक संपदा की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1967 या 1986? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1967 में। अगला प्रश्न, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? भारत में कितने अधिनियमों के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 में, ठीक है ना, 8 में। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर उक्त सभी? देखो, सारे के सारे ही हैं। रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी, डाटाबेस मैनेजर भी रोजगार मिलेगा, डेवलपर को भी रोजगार मिलेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी मिलेगा। तो उक्त सभी ही रोजगार में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है ना। सबसे ज्यादा लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक है। तो प्यारे साथियों, आज के यही 60 क्वेश्चन थे जो हम थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित या अन्य भर्तियां जिनमें सूचना तकनीकी टॉपिक शामिल किया जाता है उनसे संबंधित प्रश्न हमने इसमें पढ़े। उम्मीद है इसमें से जरूर आपको कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो सीरीज अपनी चलेगी आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम तक, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।